ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, उसके बाद फिर नीचे उतरोगे तो आ जाएगा मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड, मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड। क्लियर? ये भी 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तुम्हारा कहां पे, बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल में ऊपर में कार्बोक्सिलेशन हुआ था, नीचे में डी कार्बोक्सिलेशन और कार्बोक्सिलेशन दोनों होगा, क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन होगा पायरुवेट बनाने के लिए और फिर से कार्बोक्सिलेशन होगा इसी में C3 साइकिल को वापस चलाने के लिए। तो बोलने का मतलब ये है कि C4 साइकिल अपने आप में C3 साइकिल को इंक्लूड करता है। नीचे में ये जो सेल बनाया हुआ है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये बंडल शीट सेल। ये जो पार्ट है ये हो जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा, ये भी लिखा हुआ है, और ऊपर में जो सेल बनाया हुआ है ये है मेसोफिल सेल। तो मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल आपस में कनेक्टेड रहते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, और इसी वजह से फिर इन दोनों को मिला करके पूरा हम लोग बनाएंगे यहाँ पे C4 साइकिल। लीफ के सेल में यहाँ पे तुमको मेसोफिल सेल, यहाँ पे ये पहली साइड मेसोफिल लिखा हुआ दिख रहा होगा, स्पॉन्जी मेसोफिल, तो बहुत सारे मेसोफिल सेल्स रहते हैं यहाँ पे। उनके साथ साथ यहाँ पे तुमको ये जो दिख रहा है ये वस्कुलर बंडल, यहाँ पे लिखा हुआ है जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जो है यही होता है वस्कुलर बंडल। इनको कवर किए हुए, इनको सराउंड किए हुए यहाँ पे तुमको बंडल शीट दिख रहा है, तो ये बंडल शीट सेल होते हैं वस्कुलर बंडल को कवर किए हुए। तो ये इस टाइप से स्ट्रक्चर तुमको देखने के लिए मिलता है ग्रांस एनाटॉमी में। इसका और एक टाइप से देखोगे 3D में इमेज तो ये हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है भाई, चलो। तो कल के डिस्टर्बेंस के बाद सोचा गया कि क्लास का टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा अल्टरनेट कर दिया जाए। देखते हैं, आज तो मौसम ठीक ही लग रहा है भाई। तो बायो का क्लास को इसी वजह से आज 3 बजे कंडक्ट किया गया है। इवनिंग वाले क्लास में हम लोग फिर जो फिजिक्स है उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं, हालांकि दोनों ही चैप्टर जो है ये इस वीक में तो कंप्लीट हो ही जाएगा। हम लोग नया नया चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस इनका और बचा नहीं है, बहुत ही कम कम बाकी है। तो मैंने तुमको कल ही बोला था कि इस वीक में ही ये दोनों चैप्टर्स जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे ही हो जाएंगे। ठीक, क्लियर? चलो भाई, तो बायो को नेक्स्ट कंटिन्यू करने के लिए कल जो हम लोग देखने वाले थे ये था C4 साइकिल, ठीक है? तो C4 साइकिल को फिर हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए फिर वही नया हेडिंग जो लोग लगा चुके थे वो लोग और ना लगाओ, और जितने लोगों ने हेडिंग में नहीं लिखा हुआ था लिखो साथ साथ। चलो, तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था C4 साइकिल, ठीक है? इसी को बोलते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे। हैच एंड स्लैक पाथवे, ठीक है? तो इसी को C4 पाथवे बोल सकते हो, C4 साइकिल बोल सकते हो, हैच एंड स्लैक पाथवे बोल सकते हो। तो भाई इसी के बहुत सारे नाम हो जाएंगे, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ था। तो इसमें अब बेसिकली क्या क्या देखना है बोलने से, कंटेंट के जो क्या बोलना चाहिए तुम्हारा पैटर्न होगा वो उसी टाइप से होगा जैसे हम लोगों ने पिछले में भी किया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे इस साइकिल को सबसे पहले हम लोग देखेंगे C4 प्लांट्स होते क्या है, कल वही मैं तुमको इंट्रोड्यूस करवा रहा था उसमें। चलो ठीक है, फिर लिखते हैं इसको कि अगर C4 साइकिल कहां पे आएगा, अगर इन C4 प्लांट्स। ठीक, C4 प्लांट्स में क्या क्या आएंगे अगर ये बोला जाए तो बुक में जो तुम्हारा एग्जांपल दिया हुआ है वही सिर्फ चिपकाना है, बाकी ज्यादा तो लिखोगे नहीं यहाँ पे, ठीक है? तो अगर इन C4 प्लांट्स, इसमें C4 प्लांट्स में कौन कौन से प्लांट्स आएंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे शोरगम या फिर क्या बोलना चाहिए उसको, मेज दिया हुआ है। क्लियर? और एक तुम्हारा प्लांट आ जाएगा शुगर केन का, शुगर केन का, ठीक है? ठीक है? तो ये हो जाएंगे भाई एग्जाम्पल फॉर C4 प्लांट्स। कल मैं तुमको जो एक्सप्लेन कर रहा था वो ये था कि टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन बस तुमको आना चाहिए। जैसे कल मैं छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में बता रहा था, आज वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में ही देख लो। ये हो गया तुम्हारा सॉरी इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन के ऊपर जाओगे यहाँ पे मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे के साइड में। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन। क्लियर है? उसके ऊपर जाओगे तो ये 66 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री, मतलब ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, ये वाला जो पार्ट बचेगा तुम्हारा इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। उसके बाद फिर आ जाएगा फ्रिजिड जोन, ये सब क्लास 7th 8th में पढ़े हुए थे यहाँ पे। तो इस वाले पूरे रीजन को, मतलब जो हम लोगों ने डिवीजन किया हुआ, ये डिवीजन बेसिकली दो टाइप से होता है। एक तो टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन के नाम से देख लो, या फिर ये जो बीच का जोन है जिसको कि हम लोग टॉरिड जोन बोल रहे हैं इसी को बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। एक सेकंड वेट करना। ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि ये जो ट्रॉपिकल
ये हम लोगों ने ट्रॉपिकल रीजन एक देख रहा था, ठीक है। तो बीच में जो ये तुम्हारा रीजन आता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर चले जाओगे या फिर यहाँ से नीचे चले जाओगे, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे, ये रीजन को हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। तो दो टाइप से क्लासिफिकेशन होता है, हालांकि ज्योग्राफी हमारे काम का है नहीं, बट इतना भेजे में बिठा लो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हम लोग ट्रॉपिकल जोन बोल रहे हैं। उसके बाद फिर इसके ऊपर का रीजन और इसके नीचे का रीजन, दोनों को ही हम लोग बोलेंगे सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। तो जो C3 प्लांट्स होते हैं मेनली वो सब ट्रॉपिकल जोन में मिलते हैं। तो वहां पे मैंने तुमको लिखवाना वो भूल गया था, एक लाइन वहां पे नोट डाउन कर लो C3 प्लांट्स में कि C3 प्लांट्स मेनली फाउंड इन सब ट्रॉपिकल रीजन, और C4 प्लांट्स जो रहते हैं ये तुम्हारे मेनली मिलेंगे ट्रॉपिकल रीजन में। क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट ये समझो कि ट्रॉपिकल रीजन जो रहता है यहाँ पे तुमको बहुत ज्यादा सनलाइट देखने के लिए मिलेगा, और सब ट्रॉपिकल रीजन जो है वो थोड़ा सा कोल्ड प्लेस होता है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। क्लियर। तो जैसे टमाटर वगैरह हो गया ये थोड़े से ठंडे एरिया में ही उगते हैं। क्लियर है। कल मैं छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में जो बोल रहा था, हमारे साइड में अगर देखोगे तो ये जसपुर अगर चले जाते हो तो वो थोड़ा सा ठंडा कोल्ड रीजन है, तो उस साइड में बहुत ज्यादा होता है टमाटर का खेती, ठीक है। तो इस हिसाब से क्योंकि C3 प्लांट में हम लोगों ने टोमेटो देखा हुआ था, क्लियर, और इसमें हम लोग देख रहे हैं मेज, ये क्या बोलना चाहिए, शुगर केन। तो मेज भी तुम्हारा कौन सा साइड में होता है, वो गुजरात राजस्थान जिधर ज्यादा गर्मी पड़ता है, मतलब सनलाइट ज्यादा आता हो। फिर ये शुगर केन जैसे हो गया तो ये इंडिया के जो डेक्कन प्लेट्यू साइड है वहां पे ये तुमको देखने के लिए मिलेगा। तो इस हिसाब से भाई C4 प्लांट्स में तुम्हारे सोरगम, मेज और शुगर केन आ जाएंगे। क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये कौन से रीजन में आने वाले रहते हैं, मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन। तो ये ट्रॉपिकल रीजन में मिलने वाले प्लांट्स होते हैं। अब ध्यान देना, ये जो C4 प्लांट्स रहते हैं इनमें एक स्पेशल टाइप का एनाटॉमी मिलता है। एनाटॉमी मतलब आप समझ में आता होगा भाई, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब तो पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, फिर भी मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का उसको बता दूं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है उसके आउटर स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसका स्टडी करना, ठीक है। मतलब उसका आउटर फिजियोलॉजी, उसका जो बाहर से रूप वगैरह रहेगा, उसका जो बाहर से पैटर्न रहेगा, उसका बाहर से जो भी स्टडी करने बनेगा, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और अंदर से काटाफिटी करके जो देखा जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे फिर एनाटॉमी। जैसे हम लोग के अतड़ी, फेफड़ा, गुर्दा ये सब देखोगे तो इसको बोला जाएगा भाई एनाटॉमी। क्लियर। और मॉर्फोलॉजिकल स्टडी बोलने से हमारा जो हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुंह ये सब जो दिख रहा है ये हो जाएगा हम लोग का मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, मॉर्फोलॉजी। तो इस हिसाब से एनाटॉमी जो रहता है C4 प्लांट्स का, उसमें एक स्पेशल टाइप का एनाटॉमी मिलेगा जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्रांस एनाटॉमी। तो लिखो नेक्स्ट, a special type of anatomy found इसको बोलते हैं क्रांस एनाटॉमी। ठीक। अब ये क्रांस एनाटॉमी क्या होता है ध्यान से समझो। जैसे हम लोगों ने पिछले वाले में क्या बोलना चाहिए, प्लास्टिड देखा हुआ था, क्लोरोप्लास्ट कहां पे मिलता है वो सारा का सारा स्ट्रक्चर देखा हुआ था, थाइलेकॉइड देखा हुआ था। तो बस वैसा ही तुमको यहाँ पे भी कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स देखने हैं। तो सबसे पहले देखो कि ये जो C4 प्लांट्स रहते हैं इनके लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला होगा। एक तो पहले हम लोग रफ टाइप का डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इसके बाद मैं तुमको उसका 3D डायग्राम दिखाऊंगा तो तुमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना, जैसे मान लो लीफ ऑफ C4 प्लांट, अगर C4 प्लांट का लीफ लिया जाए तो वहां पे बेसिकली मैं यहां पे ये मान करके, एक सेकेंड, ये हो जाएगा उसका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे में जब उतरोगे तो यहां पे तुमको सेल्स दिखेंगे, ठीक है, ये सेल्स दिखने वाले हैं। एक तो ये एक टाइप का सेल हम लोगों ने यहां पे बना लिया। एक और टाइप का सेल्स देखो ध्यान से। सबसे पहले तो ये देख लो कि यहां पे मैंने जो ये सर्कुलर शेप में कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किया हुआ है, ये है तुम्हारा वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल बोलने का मतलब, अब ध्यान देना, वस्कुलर बंडल बोलने का मतलब हो जाएगा जहां से फूड और वाटर का सप्लाई होता है। तो ये तुम्हारे जाइलम और फ्लोएम ही होने वाले हैं, मतलब वेसल्स है।
क्लियर। तो बेसिकली हम लोग जैसे ये लीफ है, मान लो ये जैसे लीफ है, तो लीफ का हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन लिया और इस टाइप से मैं उसको तुमको दिखा रहा हूं। अगर ऐसे सामने से देखेंगे तो यहाँ पे तुमको एक टाइप का सेल ये दिख गया, दूसरे टाइप का जो सेल रहता है यहाँ पे, ये तुम्हारा सराउंड किए हुए रहेगा ये जो वस्कुलर बंडल है इनको। डायग्राम साथ साथ बनाते हुए चलो, क्योंकि ये बुक में नहीं दिया हुआ। क्लियर। बीच में तुमको वस्कुलर बंडल दिख रहा है, यहां से ऐसे बहुत सारे पाइप निकल करके आ रहे हैं तुम्हारे साइड में, ऐसा समझो, और उसको घेर करके यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं। तो जो C4 प्लांट्स होते हैं बेसिकली इसमें तुमको दो टाइप के सेल्स देखने के लिए मिलेंगे। एक तो पहले जो हम लोगों ने देखा हुआ था मीजोफिल सेल्स, कहां पे प्रेजेंट होता है, लीफ में। तो ये लीफ का ही स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो तुमको ग्रीन ग्रीन कलर के सेल्स बनाए हुए हैं ये हो जाएंगे मीजोफिल सेल्स। क्लियर। और वस्कुलर बंडल को सराउंड किए हुए जो रहते हैं, वस्कुलर बंडल को सराउंड ये होते हैं बेसिकली शीथ सेल। शीथ का मतलब, अब शीथ तो मतलब समझ में आता होगा, जो न्यूरॉन्स थे, न्यूरॉन्स पिछले साल में पढ़े हुए थे, 9th में भी पढ़े हुए थे, तो वहां पे हम लोगों ने माइलिन शीथ देखा हुआ था, याद आ रहा होगा थोड़ा मोड़ा। तो शीथ का मतलब होता है कवरिंग। क्लियर। शीथ का मतलब होता है कवरिंग, तो इसको बोलते हैं बंडल शीथ सेल। क्लियर। क्योंकि ये तुम्हारे वस्कुलर बंडल को कवर किए हुए हैं, तो इन सारे सेल्स को बोलते हैं बंडल शीथ सेल। ठीक है, बंडल शीथ सेल। तो इस टाइप से प्लांट के लीफ में दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे। कौन से वाले प्लांट के, C4 प्लांट के। एक तो हो जाएगा मीजोफिल सेल्स और एक हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे बंडल शीथ सेल्स। क्लियर। मीजोफिल सेल्स वैसे ही अरेंज रहेंगे जैसे कि तुमको C3 प्लांट्स में भी देखने के लिए मिलते हैं, और बंडल शीथ सेल्स जो है ये तुम्हारे वस्कुलर बंडल को सराउंड किए हुए रहते हैं। कुछ चीजें और दिमाग में बिठाओ, बंडल शीथ सेल जो रहते हैं ये तुम्हारे कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं, इतने कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं कि ये इम्परवियस होते हैं। इम्परवियस का भी मतलब हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में देखा हुआ था, मतलब सेल्स वाले चैप्टर में। इम्परवियस का मतलब होता है कि वो किसी भी सब्सटेंस को आर पार ना होने दे। ठीक है, क्लियर। तो इस हिसाब से ये इम्परवियस होंगे। साथ साथ इनका जो साइज रहता है, भले ही मैंने यहाँ पे तुमको छोटा छोटा साइज में दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। क्लियर, उसका क्रॉस सेक्शन लिए हुए हैं। लेकिन जो मीजोफिल सेल्स रहते हैं इन सेल्स के कंपैरिजन में बंडल शीथ सेल का साइज बड़ा होता है, ज्यादा होता है। क्लियर। क्लियर। तो तुमको प्लांट C4 प्लांट्स के लीफ में कौन कौन से टाइप के दो सेल्स मिलेंगे, एक हो जाएगा मीजोफिल सेल्स और एक हो जाएंगे बंडल शीथ सेल्स। शीथ का मतलब होता है कवरिंग, तो ये जो बंडल्स होते हैं, वस्कुलर बंडल होते हैं, उनका कवरिंग लेयर बनाने का काम करेंगे। तो इसी को लेबलिंग कर लो सीधा सीधा। ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये हो जाएगा मीजोफिल सेल्स। क्लियर। और यहां पे जो तुमको सेल्स दिख रहे हैं ये हो जाएंगे, एक तो अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वस्कुलर, मतलब ये हो जाएगा वस्कुलर बंडल। ठीक है, ये हो जाएगा वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल में जो उसको कवर किया हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल्स। तो इस हिसाब से अगर देखोगे प्लांट में तो तुमको ये दो टाइप के सेल्स देखने के लिए मिलेंगे। कौन से प्लांट्स में, C4 प्लांट्स में। C3 प्लांट्स में सिर्फ मीजोफिल सेल्स हम लोगों ने देखा था। इस वाले केस में मीजोफिल के साथ साथ तुम लोग को देखना है बंडल शीथ सेल। जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर दोनों ही टाइप के सेल्स को थोड़ा सा हम लोग स्टडी, भाई जरूरी है क्योंकि डायग्राम में तुम्हारा दोनों ही दिया हुआ है। एक तो जो C4 साइकिल हम लोग को रन करवाना है वो तुम्हारा बंडल शीथ सेल, और साथ ही साथ में ये जो क्या बोलना चाहिए मीजोफिल सेल्स, ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं। किसके थ्रू बोलोगे बोलोगे तो ये हो जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू दोनों ही सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, और उनमें फिर दोनों को मिला करके, दोनों ही सेल्स को मिला करके उनमें चलेगा C4 साइकिल। जल्दी इसको नोट डाउन करो जल्दी, फिर हम लोग देखेंगे दोनों ही टाइप के सेल्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग। ठीक है, डन, वेरी गुड। चलो, तो इस हिसाब से इसी को बोला जाता है, ये जो स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट तुमको दिख रहा है इसी को बोलते हैं क्रांस एनाटॉमी। तो एक काम करते हैं, मैं इसका तुमको इमेज दिखा देता हूं, फिर हम लोग आते हैं और इन दोनों ही टाइप के सेल्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं फिर। ठीक, चलो देखो।
ये तो C3 साइकिल है, इसको तो हम लोगों ने उस दिन किया ही हुआ था। ठीक, ये तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक का ही डायग्राम है, तो वो तो तुम्हारे बुक में रहेगा, इसको एक बार फिर से देख लेना अगर उस दिन नहीं देख पाए थे तब के केस में। ये हो गया तुम्हारा क्रांस एनाटॉमी। तो क्रांस एनाटॉमी जो है यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, ये लीफ है, लीफ का सेल है। ठीक है, लीफ के सेल में यहाँ पे तुमको मेसोफिल सेल्स, यहाँ पे ये पहली साइड मेसोफिल लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो ये स्पॉन्जी मेसोफिल, तो बहुत सारे मेसोफिल सेल्स रहते हैं यहाँ पे। उनके साथ साथ यहाँ पे तुमको ये जो दिख रहा है ये वस्कुलर बंडल है, यहाँ पे लिखा हुआ है जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जो है यही होता है वस्कुलर बंडल। इनको कवर किए हुए, इनको सराउंड किए हुए यहाँ पे तुमको बंडल शीट दिख रहा है, तो ये बंडल शीट सेल होते हैं वस्कुलर बंडल को कवर किए हुए। तो ये इस टाइप से स्ट्रक्चर तुमको देखने के लिए मिलता है क्रांस एनाटॉमी में। इसका और एक टाइप से देखोगे 3D में इमेज, तो ये हो जाएगा। क्लियर है? हाँ क्लियर है भाई। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा ब्लर दिखता है, लेकिन बढ़िया बात ये है कि ऑनलाइन में ये या फिर स्क्रीन में ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ दिखता है। ठीक, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे बंडल शीट सेल। ठीक है, मतलब सॉरी, ये हो जाएंगे तुम्हारे सेल्स। ध्यान देना, ये है C3 प्लांट्स, C3 लीफ। क्लियर? तो C3 लीफ में देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा वस्कुलर बंडल। क्लियर? ये हो जाएगा वस्कुलर बंडल। तो वस्कुलर बंडल के सराउंड में यहाँ पे देखो, ये बीचों बीच ब्राउन कलर में तुमको बंडल सॉरी वस्कुलर बंडल दिख रहा होगा। ये है जाइलम, फ्लोएम, वो सारे के सारे पाइप लाइक स्ट्रक्चर तो दिख ही रहे होंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वस्कुलर बंडल। उसको सराउंड किए हुए देखो, पूरा का पूरा एक सेल का ग्रुप दिख रहा होगा। क्लियर? तो ये हो जाते हैं तुम्हारे बंडल शीट सेल। क्लियर? बंडल शीट सेल। और साथ ही साथ में यहाँ पे तुमको मेसोफिल सेल्स भी दिख रहा होगा। तो ये यही होता है क्रांस एनाटॉमी। यहाँ पे देख लो, ये जो बंडल आया हुआ है वस्कुलर बंडल, इसको सराउंड किए हुए इस टाइप से अरेंजमेंट में सेल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये अरेंजमेंट को ही हम लोग बोलते हैं क्रांस एनाटॉमी। क्लियर? क्लियर? और यहाँ पे तुमको C3 प्लांट्स में इस टाइप का एनाटॉमी देखने के लिए नहीं मिलने वाला। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और क्लैरिटी में दिखेगा, दिख रहा होगा। हाँ, इसमें और क्लियर है। तो ये होता है C3 प्लांट्स में तुमको इस टाइप के सेल्स नहीं देखने के लिए मिलने वाले हैं, और यहाँ पे C4 प्लांट्स में बंडल शीट सेल देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर? क्लियर? तो यही है स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्रांस एनाटॉमी। क्लियर है? चलो भाई, हाँ यही देखना, देख लो ध्यान से। अभी इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, फिर भी देख लो। नीचे में ये जो सेल बनाया हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये बंडल शीट सेल। ये जो पार्ट है ये हो जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा, ये भी लिखा हुआ है। और ऊपर में जो सेल बनाया हुआ है ये है मेसोफिल सेल। तो मेसोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, और इसी वजह से फिर इन दोनों को मिला करके पूरा हम लोग बनाएंगे यहाँ पे C4 साइकिल। क्लियर है? आज के आज ही इसको याद करोगे घर के लिए, और पेंडिंग बचाना ही नहीं है। चलो, देखो तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के सेल्स आ गए। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग, टू टाइप्स ऑफ सेल इन C4 प्लांट्स। टू टाइप्स ऑफ सेल इन C4 प्लांट्स। ठीक, तो यहाँ पे दो टाइप के सेल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? सबसे पहले में एक तो इधर देख लेंगे हम लोग, मेसोफिल सेल्स। ठीक है, और इस साइड में हम लोग देख लेते हैं इसमें से बंडल शीट सेल। देखो मैंने तुमको पहले ही बोला हुआ है कि प्रीवियस कंटेंट्स को अच्छे से दिमाग में बिठा करके रखो। अभी देखना पिछले वाले चीजों का यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, और पिछले टॉपिक से रिलेटेड जो छूटा हुआ पार्ट रहेगा वो यहाँ पे कैसे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बार बार बोलता हूं मैं तुमको, पिछले वाली चीजों को रिवाइज बार बार करो। तो बंडल शीट सेल हो गया यहाँ से, और ये हो जाएगा एक मेसोफिल सेल। तो इनका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ध्यान देना इनका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रहा है। मेसोफिल सेल्स का साइज छोटा बनाना है, और जो बंडल शीट सेल है इसका साइज बड़ा बड़ा। साथ साथ निपटाओ जल्दी जल्दी, इन्हीं के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे सब इसी के नीचे में लिखते हुए चलेंगे हम लोग का, दोनों का क्लासिफिकेशन भी हो जाएगा साथ ही में।
क्लियर। तो ये आ जाएगा भाई बंडल स्विच सेल और वो हो जाएगा मेसोफिल सेल। अब ध्यान दो यहां पे, सॉरी वेट, चलो तो दो टाइप के सेल्स हो गए, देखो ध्यान से। अब मेसोफिल सेल्स ये हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा बंडल स्विच सेल। डिफरेंस भी यहीं पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। जाहिर सी बात है, इसका जो साइज है उसके कंपैरिजन में बड़ा होगा, उसका साइज इसके कंपैरिजन में छोटा होगा। तो लार्जर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, पहले नंबर पे लिखो सीधा। और ये हो जाएगा यहां से स्मॉलर इन साइज। लार्जर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। क्लियर। नेक्स्ट, यहां पे मैंने मोटा बनाया हुआ है इसके सेल वॉल को, तो इसका जो सेल वॉल रहता है ये थिक होता है एज कंपेयर टू दिस वन। तो थिकर सेल वॉल, इसका हो जाएगा थिनर सेल वॉल। ठीक, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड या क्लोजली अरेंज्ड, और वो इतने ज्यादा क्लोजली नहीं होते, लूजली अरेंज्ड एज कंपेयर टू ये। ठीक है, लिखो। और यहां पे ये आ जाएगा लूजली अरेंज्ड एज कंपेयर टू बंडल स्विच सेल। अब जो तुमको आंख में दिख रहा होगा वो डिफरेंस आ जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये थाइलेकॉइड्स हैं ये बिखरे पड़े हुए हैं, और थाइलेकॉइड जो यहाँ पे हम लोगों ने स्टडी किया हुआ था वो ग्रेना फॉर्म किए हुए थे, मतलब एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए थे। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ग्रेनल। तो इसके जो थाइलेकॉइड्स रहेंगे ये ग्रेनल, मतलब कि इसका जो क्लोरोप्लास्ट है मिजोफिल सेल्स। क्लियर। तो मिजोफिल सेल्स में ये जो क्लोरोप्लास्ट तुमको बनता हुआ दिखेगा, ये कैसा दिखेगा तुमको, ये तुमको कैसा दिखे। अच्छा एक काम कर सकते हो, इसमें एक और आउटर, ये मैंने क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एक आउटर और इसमें से मेम्ब्रेन बना लो ऐसे, एक आउटर मेम्ब्रेन और बना लो। भाई सेल भी तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वो मैंने इसी से दिखाने की कोशिश कर रहा था। बट इसको थोड़ा सा एक और आउटर लेयर बना लो, साथ ही में यहीं पे निकाल देंगे हम लोग क्लोरोप्लास्ट का भी इसमें, इसी वजह से एक आउटर लेयर बना लो। तो यहाँ पे तुम्हारे ये दो टाइप से डिफरेंशिएट हो जाएंगे। भाई एज्यूम नहीं हो पाएगा ये सेल के अंदर में, क्योंकि हम लोग का बस दो ही चीज का काम था, एक तो सेल वॉल का, तो सेल वॉल आउटर स्ट्रक्चर बन जाएगा, अंदर में प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे प्लास्टिड, प्लास्टिड के अंदर में प्रेजेंट होगा फिर तुम्हारा ये थाइलेकॉइड। अगर अरेंज रहेगा तो इसको ग्रेना बोलेंगे, नॉन अरेंज मतलब कि अरेंज अगर नहीं रहेगा तो इसको ए ग्रेनल बोलते हैं, ए ग्रेनल बोलते हैं। तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसी वजह से एक लेयर और चढ़ा लो ताकि तुमको पता चल जाएगा बाहर वाला जो है वो सेल मेम्ब्रेन का है, मतलब सेल वॉल है, और इनसाइड में जो है ये तुम्हारा हो जाएगा प्लास्टिड। तो दोनों का ये प्लास्टिड अभी हम लोग देख रहे हैं, ध्यान देना। यहां पे जो प्लास्टिड रहता है ये ग्रेनल होता है। क्लियर। और यहाँ का जो प्लास्टिड रहता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेना फॉर्म नहीं हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे ए ग्रेनल। ठीक है, तो यहां पे लिखना ए ग्रेनल प्लास्टिड, और यहां पे लिखना ग्रेनल प्लास्टिड। अब ध्यान दो, इंपॉर्टेंट, दिख रहा होगा, हाँ क्लियर है। अब ध्यान दो,
जो PS1 और PS2 हम लोगों ने देखा हुआ था, ठीक है, PS1 और PS2 हम लोगों ने देखा हुआ था, वहां पे भी मैंने तुमको बताया हो ना बताया हो मुझे अभी तो याद आ नहीं रहा है, बट फिर से एक बार रिपीट करवा रहा हूं, ध्यान देना। एक काम करते हैं, मैं एक और पेज ले लेता हूं, ध्यान से समझो। जैसे ये थाइलेकॉइड्स है, थाइलेकॉइड जो रहता है यहाँ पे तुम्हारे PS1 और PS2 के प्रेजेंट होने का रीजन होता है, कहां कहां पे ध्यान देना। जैसे मान लो अगर PS1 तुमको प्रेजेंट करना है, तो PS1 जो रहता है वो ऐसे साइड में रहता है जहां पे दूसरे थाइलेकॉइड से कांटेक्ट ना हो रहा हो। जैसे ये ऊपर वाला पार्ट ले लो, तो यहाँ पे तुमको देखने के लिए मिल जाएगा PS1, क्लियर। और PS2 का साइड जो रहता है वो दो थाइलेकॉइड का जो पचका हुआ रीजन रहता है, या जहां पे दोनों मिले हुए रहते हैं, या दोनों का जहां पे लेयर फॉर्म हो रहा होगा, क्लियर, कॉमन लेयर जहां पे बन रहा होगा, यहां पे तुमको देखने के लिए मिलता है PS2। PS1 ऊपर में रहेगा, PS2 ये दोनों के बीच जंक्शन में रहेगा। मान लो यहां पे एक और रहता, एक और यहां पे मान लो थाइलेकॉइड रहता, तो PS2 यहां पे फिर मिल जाता, यहां पे भी प्रेजेंट होता PS2। और मान लो ये एंड है, एंड हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो और PS2 आएगा नहीं। अब यहाँ पे जो तुम्हारा फोटो सिस्टम आएगा वो हो जाएगा PS1। तो PS1 जो रहता है वो ऐसे रीजन में रहता है जहां पे वो दूसरे थाइलेकॉइड के कांटेक्ट में ना हो, और PS2 जो रहता है वो ऐसे रीजन में रहता है जहां पे उसका कांटेक्ट दूसरे थाइलेकॉइड से हो रहा होता है। तो ये वाला जो रीजन रहता है जहां पे एक थाइलेकॉइड दूसरे थाइलेकॉइड के ऊपर में चिपका हुआ रहता है, इसको हम लोग एप्रेस्ड रीजन बोलते हैं, एप्रेस्ड रीजन, एप्रेस्ड रीजन, दबा हुआ रीजन, इसको बोलेंगे एप्रेस्ड रीजन, क्लियर। तो अब समझो, यहां पे जो थाइलेकॉइड्स है वो एक के ऊपर में एक के ऊपर में एक है, तो यहां पे तो फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 दोनों ही आ जाएंगे। लेकिन इसकी बात करोगे, अगर इसकी बात करते हो, तो यहां पे तुम्हारा फोटो सिस्टम 2 नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे कोई सा भी अप्रेस्ड रीजन नहीं बन रहा है, क्लियर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इन्वॉल्व फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 बोथ, और दोनों ही अगर यहां पे आ रहे होंगे, फोटो सिस्टम 1 भी और फोटो सिस्टम 2 भी, तो थोड़ा सा पिछले वाले को रिमाइंड करो। फोटो सिस्टम 1 अगर रहता है सिर्फ अकेले, तब के केस में तुम्हारा वहां पे साइक्लिक साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन चलता है, क्लियर। और PS2 और PS1 अगर दोनों रहते हैं, तब वहां पे तुम्हारा, सॉरी उल्टा, हाँ, PS1 और PS2 अगर दोनों रहते हैं, तो वहां पे तुम्हारा नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन चलता है। तो अगर नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन चलता है, तो वहां पे तुम्हारा NADPH और ATP दोनों का ही फॉर्मेशन होता है। और अगर साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन चलाते हैं, तो याद करो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ATP का ही फॉर्मेशन होता था, NADPH नहीं बनता था, क्लियर। तो यहां पे तो तुम्हारा सिर्फ PS1 होगा, और PS1 जो रहता है ये सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही करवा पाएगा। इस केस में यहां पे तुम्हारे फोटो फॉस्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ ATP बनेगा, जबकि मेसोफिल सेल्स में फोटोफॉस्फोराइलेशन में तुम्हारा ATP और साथ साथ NADPH दोनों का फॉर्मेशन होता था, क्लियर है, क्लियर है। तो यहां पे लिखना PS1 ओनली PS1 प्रेजेंट, और यहां पे क्या आ जाएगा, PS1 एंड PS2 बोथ प्रेजेंट। ठीक है, PS1 और PS2 अगर दोनों रहेंगे तो साइक्लिक भी पॉसिबल है, यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी पॉसिबल है। तो दोनों ही जब फोटोफॉस्फोराइलेशन होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो ATP का भी फॉर्मेशन होगा और साथ साथ NADPH का भी। तो क्या हो जाएगा यहां से, फॉर्मेशन ऑफ बोथ NADP एंड ATP। और यहां पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ओनली ATP, क्लियर। ये चीज तो समझ में आ चुका रहेगा। ये जो रहता है ये इम्परवियस होता है, इम्परवियस बोलने का मतलब ये सब्सटेंसेस के एक्सचेंज को प्रोहिबिट करेगा, मतलब उसको रोकेगा, क्लियर। तो यहां पे लिखना
impervious for water and air. क्लियर? और ये रोकेगा नहीं उसको, ठीक है, वाटर एयर का ये उसके लिए ये परमिएबल होता है। क्लियर? ये इम्परवियस होता है, ये परमिएबल, मतलब आने जाने के लिए ये अलाउ करेंगे। तो इस हिसाब से ये हो जाएंगे भाई तुम्हारे दोनों टाइप के सेल्स के बीच में डिफरेंसेस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक में इतना डिटेल नहीं देखने के लिए मिलने वाला है, तो बकायदा एक एक लाइन पूरा नोट डाउन करो। अगर ना दिख रहा हो तो जल्दी से चैट पे बता देना, तो फिर मैं उसको जूम कर लूं, ठीक है? बट इतना तुमको लिखना ही है जल्दी। अच्छा, इसके लिए पॉइंट यहां पे ये लिख लेना, इम्परवियस बोल रहा है तो ये परवियस ना लिखो, परमिएबल लिखो। परमिएबल फॉर वाटर एंड एयर, ठीक है? क्लियर? तो ये दो टाइप के सेल्स तुमको देखने के लिए कौन से प्लांट्स में? C4 प्लांट्स में, ठीक? क्लियर? C4 प्लांट्स में ये दोनों टाइप के सेल्स देखने के लिए मिलते हैं, और दोनों ही टाइप के सेल्स में हम लोगों ने पूरा डिटेलिंग यहाँ पे भी कर लिया। एक चीज ये जो मैंने तुमको इधर बताया हुआ था, ये पेज में बिठा लेना। ये में भी मैंने तुमको पिछले वाले में जब हम लोग C3 साइकिल, सॉरी, फोटोफॉस्फोराइलेशन जब हम लोग देख रहे थे, वहां पे मैंने भी ये तुमको ना बताया हुआ, ठीक? तो इसको यहाँ पे भी चिपका लो, हो सके तो वहां पे भी थोड़ा सा लिख लो कि जो PS1 का साइड रहता है ये तुम्हारा पेरिफेरल, मतलब बाहर के साइड में ऐसा ऐसा रीजन जो अप्रेस्ड ना हो, ठीक है? नॉन अप्रेस्ड रीजन में PS1 मिलेगा और अप्रेस्ड रीजन में तुम्हारा PS2 मिलेगा, ठीक? और ये तभी पॉसिबल है PS2 का प्रेजेंस जब वहां पे ग्रेना हो, ठीक है? जब वहां पे ग्रेना हो। चलो चलो जल्दी लिखो भाई, फिर चालू करेंगे C4 साइकिल। छोटा ही है, बहुत ज्यादा है नहीं, एक बार में याद होगा, एक बार थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लेना, एक बार में पूरा C4 साइकिल याद करवाएंगे। जैसे C3 साइकिल एक बार में हुआ था, वैसे ही C4 साइकिल भी एक बार में होगा। एक लाइन यहां पे चिपका लो, मेसोफिल सेल्स और वस्कुलर बंडल, सॉरी, वस्कुलर बंडल कवर किया, बंडल स्टिच सेल है। तो इन दोनों ही टाइप के सेल्स में दो डिफरेंट टाइप के, अब देखे ना भाई आगे में, दो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो दो डिफरेंट टाइप के, याद करो, अगर किसी का एक दो से ज्यादा फॉर्म रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक, ठीक है? तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिक का मतलब हो जाएगा दो से ज्यादा टाइप्स में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है ये तुम्हारे दो टाइप से हो जाएंगे, एक मेसोफिल सेल्स के और एक हो जाएंगे तुम्हारे बंडल स्टिच सेल के, ठीक है? तो इनके क्लोरोप्लास्ट को C4 प्लांट्स में जो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, उसको हम लोग डायामॉर्फिक बोलते हैं, डायामॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे एक लाइन और चिपका लेना, इन C4 प्लांट्स डायामॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट। डाइमॉर्फिक, डाइमॉर्फिक, क्लियर? बंडल स्टिच सेल के क्लोरोप्लास्ट अलग, और इसके क्या बोलना चाहिए, मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट अलग। तो दो अलग अलग फॉर्म में यहां पे मिल रहा है, इसी वजह से इसको हम लोग बोल रहे हैं डाइमॉर्फिक, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? चलो, ये हो चुका रहेगा, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे C4 साइकिल। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ C4 साइकिल, मतलब हेडिंग तो लगा ही लिए हैं, अब साइकिल देखेंगे। एक लाइन और लिख लो, फिर इसको स्टार्ट करें। बोथ मेसोफिल सेल्स एंड क्या देखे हुए थे, बंडल स्टिच सेल्स आर कनेक्टेड वाया, किसके थ्रू कनेक्ट हुए रहते हैं? ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन या फिर प्लाज्मोडेस्मेटा से कनेक्ट हुए रहेंगे। तो एक लाइन और चिपकाओ यहां पे, मेसोफिल सेल्स सेल एंड बंडल स्टिच सेल आर कनेक्टेड, किसके किसके थ्रू? ये हो जाएगा प्लाज्मोडेस्मेटा,
ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़े हुए रहते हैं। हो गया होगा ये। चलो भाई, अब हम लोग स्टार्ट करें अपना C4 साइकिल। तो ध्यान दो, पहले जितना लिख लिए, अगर कुछ बाकी है तो वेट कर लूंगा मैं, लेकिन C4 साइकिल, जो साइकिल देखने वाले रहेंगे, इसको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनो। बनाना इसको बाद में, आखिरी में बनाने के लिए भरपूर टाइम है। ठीक है, अभी ना भी बना पाए, क्लास में एंड भी कर दूं, तब के केस में भी बाद में आकर के उसको क्लास को रिवाइंड में जाकर के टाइमिंग में लिख बना सकते हो, लेकिन समझो, पहले समझोगे तो याद होगा। चलो, इतने को पहले लेबलिंग किया जाए। ऊपर में जो तुमको सेल दिख रहा है ये हो जाएगा मेसोफिल सेल। ठीक है, नीचे में जो सेल दिख रहा है ये हो जाएगा बंडल स्टिच सेल। क्लियर। और बीच में जो तुमको दो कनेक्शंस दिख रहे हैं, इन्हीं को बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। जगह थोड़ा सा बचा बचा करके लेबलिंग करना, क्योंकि बीच बीच में हम लोग को सारे डिटेल यहीं पे लिखना है। अलग से मैं और तुमको नोट डाउन नहीं करवा रहा, भेजे मैं सारे के सारे डिटेल्स यहीं पे लिखते हुए चलो, दिमाग में ये आ जाना चाहिए। हो सके जिसको भी लगेगा कि नहीं भाई भूलोगे तो उसको डेफिनेटली, तो मैं जितने चीजों को एक्सप्लेन करते चलो, जहां पे ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, बाजू वाले पेज को भी इसके लिए सिलेक्ट कर लो। वहां पे हर एक पॉइंट को जो जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए चलूं, साथ ही साथ में लिखते हुए चलो। क्लियर, साथ ही साथ में उसी को लिखते हुए चलो। स्टेटमेंट मैं तो बोल दूंगा पूरा, जो मैं बोला वही तुम्हारे नोट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो भाई। तो यहां पे ये दो टाइप के सेल्स हो गए। अब इन दोनों टाइप के सेल्स में ध्यान देना, C4 साइकिल हम लोग चला कैसे रहे। सबसे पहले C3 साइकिल को ऊपर भेज में बिठा लो, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से बुलाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर से आएगा, वहां से फिर क्या क्या स्टार्ट हो जाने वाला रहेगा, उसका अंदर में एक एक्सेप्टर, उसको लेने वाला, उसको पकड़ने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो जैसे C3 प्लांट्स में हम लोगों ने देखा हुआ था, वहां पे RUBP होता है। क्लियर, वैसे ही C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सेप्टर रहेगा ये हो जाएगा तुम्हारा PEP। PEP क्लियर। अब ध्यान दो, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी पार्ट है और चीजों को याद करने वाला भी पार्ट है, मैं दोनों को साथ साथ निपटाते हुए चल रहा हूं। सबसे पहले पहले ध्यान दो, एक एक को निपटाते हैं। यहां से आएगा सबसे पहले में CO2। CO2 बाहर से अंदर आएगा। एक चीज यहां पे और याद रखना, जैसे ही CO2 बाहर से अंदर आता है, अंदर आने के बाद तुरंत ही वो हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के फॉर्म में आयन के फॉर्म में वो टूट जाता है, या फिर बाई कार्बोनेट का आयन बना देता है, क्योंकि अंदर में वाटर अवेलेबल रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही अंदर आता है, पानी से रिएक्ट करता है, पानी से रिएक्ट करेगा तो फिर वो क्या बना लेगा, HCO2, HCO3। माइनस। क्लियर, HCO3 माइनस बना लिया। कहां पे, जब ये अंदर आया, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गया। अब क्योंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे PEP प्रेजेंट होना चाहिए था। अभी नाम पूरा यहाँ पे लिखूंगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है, लिखेंगे एक एक करके। यहाँ पे PEP प्रेजेंट होगा, तो PEP क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अब एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही अंदर आया हुआ वो है, वो HCO3 बना लिया, HCO3 माइनस बना लिया है। HCO3 माइनस को अब एक्सेप्ट करेगा कौन, PEP। ध्यान देना, डायग्राम तो दिख रहा होगा ना भाई, क्लियर। हाँ क्लियर है। पीईपी, अब पीईपी को बोल क्या रहा है, मैं इसको बाजू में भी लिखते चल रहा हूं साथ साथ। पीईपी को बोलते हैं क्या, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फो
इनॉल पायरुवेट, पायरुवेट बोलो या फिर पायरुविक एसिड बोलो, दोनों वही होता है। इसके बारे में भी पिछले साल पढ़े हुए थे, उतना तो बेसिक आता ही होगा। क्लियर? तो यहाँ पे पायरुवेट, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, ये जो रहता है ये तुम्हारा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। पीपी कितने मॉलिक्यूल का कार्बन हो गया? 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होने के वजह से जैसे ही एक कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो उसमें से एक कार्बन आ गया, और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 पीपी के साथ मिलेगा तो पीयूपी के साथ जैसे ही मिलेगा, अब भाई CO2 डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, HCO3 मिल रहा है, लेकिन एज्यूम कर लो ना कि वो CO2 ही है अभी पढ़ने के लिए। तो जैसे ही CO2 इसके साथ मिलेगा तो CO2 के मिलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन। तो यहां पे होगा कार्बोक्सिलेशन। में भी डायग्राम हम लोग का थोड़ा छोटा बन गया। एक काम करते हैं, मैं इसको और थोड़ा सा बढ़ाता हूं, वेट, ऊपर का पार्ट छोटा हो जाए। हाँ, चलो, तो पीपी बन गया, पीपी था वहां पे भाई, पीपी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था, 3 कार्बन में एक कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से और आएगा, जैसे ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड एक आएगा वो HCO3 बनाएगा, HCO3 को पीपी एक्सेप्ट करेगा, HCO3 को पीपी जब एक्सेप्ट करेगा तो 3 कार्बन वाला पीपी खुद था, एक कार्बन और आ गया तो 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं OAA। नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहां से? 4 कार्बन का मॉलिक्यूल OAA, इसको बोलता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये कितने कार्बन का मॉलिक्यूल? 4 कार्बन का मॉलिक्यूल। क्लियर? बुक में देखोगे तो फिर OAA भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 कार्बन मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। इसके बाद फिर ये 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में और एक बार टूटता है। क्लियर? तो एक तो कार्बोक्सिलेशन हो गया, कार्बोक्सिलेशन के बाद फिर यहाँ पे क्या होगा? एक ये और 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में टूटेगा। ठीक, एक काम करते हैं, मैं इसको डिटेल में लिख ही देता हूं, वेट। ये 4 कार्बन वाले एक और मॉलिक्यूल में टूटेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड। मैलिक एसिड, MALLIC, मैलिक, या फिर एस्पार्टिक, ASPARTIC, एस्पार्टिक। मैलिक या फिर एस्पार्टिक एसिड लिख ही दिया यहीं पे पूरा नाम। ठीक है, मैलिक या फिर एस्पार्टिक एसिड में ये टूटेगा, और ये भी कितने कार्बन का मॉलिक्यूल? 4 कार्बन का मॉलिक्यूल। क्लियर? अब यही मैलिक और एस्पार्टिक एसिड जो है ये तुम्हारा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहां पे? बंडल शीट सेल। क्लियर? तो ये मैलिक या फिर एस्पार्टिक एसिड जो था ये अब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बंडल शीट सेल में ये। तो बुक में इसको ट्रांसपोर्टेड ही लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड। अभी पहले सुनते चलो, एक बार मैं याद करवाऊंगा पूरा। ठीक है, पहले सुनो सारे नाम को, पहले एक एक बार सुनो। तो मैलिक एसिड हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, ये 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल हो गया। अब होगा क्या? इस वाले मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड का यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे आएगा क्या? एक आएगा तुम्हारा यहां से CO2, CO2 बाहर निकलेगा। यहां पे हुआ क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल था, एक कार्बन ये ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बचेगा।
जो तुम्हारा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बचेगा उसी को हम लोग बोलते हैं पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट। ये तो नाम जानते रहोगे, पिछले साल भी पढ़े हुए थे। यहां से ये बन जाएगा भाई 3 कार्बन का पायरुविक एसिड। एक काम करते हैं, पायरुवेट ही लिखते हैं, पायरुवेट। क्लियर है, पायरुवेट बन गया। अब ध्यान देना, जब यहां पे कार्बोक्सिलेशन हुआ था, तो कार्बोक्सिलेशन जब भी किया जाता है तो यहां पे तुम्हारा NADPH जो है ये ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा NADP में। ठीक है, यहां पे ये NADPH रिड्यूस हो जाएगा। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। NADPH जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा NADP प्लस में या NADP में। ठीक, ये हो गया NADP। NADPH से यहां पे NADP बनाया हुआ है, यहां पे फिर से डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। तो डीकार्बोक्सिलेशन जब होता है तो इस केस में NADP जो रहेगा ये तुम्हारा फॉर्म कराएगा NADPH। क्लियर क्लियर, तो यहां पे NADPH ये फॉर्म हो गया, पायरुवेट बन गया। पायरुवेट कितने कार्बन का मॉलिक्यूल? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। क्लियर। अब पायरुवेट जो है इसको ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा कहां पे? मेसोफिल सेल्स में। क्योंकि जो देखो, अब ये जो CO2 बन गया है, ये CO2 बन गया, CO2 वहां पे था, वहां से हम लोगों ने CO2 को यहां ले आया। अब ये तुम्हारा एंटर कर जाएगा कहां पे? C3 साइकिल में। तो ये जाएगा भाई RUBP के साथ बाइंड होने के लिए। RUBP के साथ, तो RUBP के साथ जब बाइंड होने के लिए जाता है तो यहां से फिर एक बार तुम्हारा कार्बोक्सिलेशन होता है। एक डिकार्बोक्सिलेशन यहां हुआ है, कार्बोक्सिलेशन यहां होगा, और एक कार्बोक्सिलेशन यहां हुआ है। तो ये जो कार्बोक्सिलेशन हुआ है इसको हम लोग प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। और यहां पे फिर से एक बार क्या हो रहा है? कार्बोक्सिलेशन। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन, 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन। क्लियर क्लियर, यहां पे आ गया सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन। ये जो पायरुवेट बना हुआ है, पायरुवेट को आप भेजेंगे ऊपर, ट्रांसपोर्टेड टू मेसोफिल सेल। क्लियर, इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया होगा। जैसे C3 साइकिल जब हम लोगों ने देखा हुआ था तो वहां पे जो एक्सेप्टर था, एक्सेप्टर को रीजनरेट किया गया था। ठीक है, वैसे यहां पे भी जो पीपी है, पीपी किस में कन्वर्ट हो गया? OAA में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। उसके बाद मैलिक या फिर एस्पार्टिक एसिड में, मैलिक या फिर एस्पार्टिक एसिड में, दोनों एक साथ नहीं। ठीक है, या तो मैलिक एसिड बनाएगा या फिर एस्पार्टिक एसिड बनाएगा। क्या होता है ये हम लोग देखेंगे अब सीधा इसको ऑर्गेनिक वाले चैप्टर में। तो मैलिक या फिर एस्पार्टिक एसिड बनाएगा, ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल फिर ये शिफ्ट किया जाएगा कहां पे? बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में फिर यहाँ पे इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल फिर से 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में टूटेगा। पायरुविक एसिड तुमको पिछले साल भी बताया गया था कि ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। क्लियर क्लियर, अब ये जो 3 कार्बन का पायरुवेट आया हुआ है, इस पायरुवेट को अब कन्वर्ट करेंगे किसमें? पीईपी में। और इसको कन्वर्जन के लिए फिर यहाँ पे तुम्हारा 2 ATP का एनर्जी यूज होगा, 2 ATP का। 2 ATP यहाँ पे 2 ADP में टूटेगा, प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्लियर क्लियर, इसको जल्दी से ड्रॉ करो सारे नाम के साथ, फिर याद करते हैं इसको। अब भी याद होगा, अब भी जल्दी से इसको नोट डाउन करो। जल्दी नोट डाउन करो। यहां पे एक देख लेना भैया, थोड़ा सा ना दिख रहा हो तो ये NADPH से NADP बनाया हुआ है। क्लियर, वो एक याद रखना जहां पे तुम्हारा कार्बोक्सिलेशन हुआ था। डन, वेरी गुड। चलो तो अब इसको याद किया जाए, यहीं पे अभी याद करो, साथ साथ मेरे साथ साथ याद करो, हो जाएगा। अभी झंझट इसके लिए पालना ही नहीं है, सीधा। सबसे पहले तो सुनो, पहले सुनो, फिर नाम को मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना। ये मैं एक बार पूरा रिपीट करवा रहा हूं। ये है तुम्हारा C4 साइकिल। C4 साइकिल में तुम्हारे 2 टाइप के सेल्स इन्वॉल्व होंगे, एक हो जाएगा मेसोफिल सेल्स, एक हो जाएगा तुम्हारा इसमें से बंडल स्विच सेल। ठीक है, दोनों सेल जो रहेंगे ये तुम्हारा प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से जुड़े हुए रहते हैं। अब इनमें से तुम्हारा एक सीक्वेंशियल प्रोसेस लेकर के आएंगे। सबसे पहले में कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग को अंदर लेकर के आना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाने के लिए एक एक्सेप्टर का यूज किया जाता है, जो कि C3 साइकिल में हम लोग का RUBP था। यहाँ पे हम लोग का जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर होने वाला रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे PEP।
पीईपी बोलने का मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो रहता है ये तुम्हारा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा वो H2O से रिएक्ट करके यहाँ पे HCO3 आयंस बना लेगा। उस HCO3 को क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करेगा कौन, पीईपी। पीईपी पहले 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था, HCO3 को एक्सेप्ट करने के बाद ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। जो 4 कार्बन का नया मॉलिक्यूल बनकर के आया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्लियर, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ऑक्सैलो एसिटिक 4 कार्बन के मॉलिक्यूल से फिर और एक अदर 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बनकर के आता है जिसको हम लोग मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड बोलेंगे, मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड बोलेंगे। क्लियर, मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड बोलेंगे। यहां तक के बनने का प्रोसेस तुम्हारा मेसोफिल सेल में हुआ था। मेसोफिल सेल से अब मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बंडल स्विच सेल में। बंडल स्विच सेल में तुम्हारा मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड आ गया, वो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल था। यहाँ पे बंडल स्विच सेल में उसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर निकल जाएगा और जो तुम्हारा मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड था वो 3 कार्बन वाले एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पायरुवेट तुम्हारा बना हुआ है कहां पे, बंडल स्विच सेल में। बंडल स्विच सेल से पायरुवेट को फिर से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा मेसोफिल सेल में। क्यों, क्योंकि हम लोग को फिर से पीईपी को रीजनरेट करना है और रीजनरेशन करवाने के लिए हम लोगों ने C3 साइकिल में 1 एटीपी का एनर्जी खर्चा किया था, यहाँ पे 2 एटीपी का एनर्जी लग रहा है और पायरुवेट जो रहता है फिर वापस से तुम्हारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पीईपी में। क्लियर, क्लियर। तो भाई 3 टाइप के मॉलिक्यूल से तुमको याद रखना है, एक हो जाएगा पीईपी, एक हो जाएगा 4 टाइप का, एक हो जाएगा पीईपी, पीईपी मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, 2-3 बार बोलो याद हो जाएगा। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। उसके बाद सेकंड OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। उसके बाद फिर नीचे उतरोगे तो आ जाएगा मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड, मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड। क्लियर, ये भी 4 कार्बन का मॉलिक्यूल। उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तुम्हारा कहां पे, बंडल स्विच सेल में। बंडल स्विच सेल में ऊपर में कार्बोक्सिलेशन हुआ था, नीचे में डीकार्बोक्सिलेशन और कार्बोक्सिलेशन दोनों होगा। क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन होगा पायरुवेट बनाने के लिए और फिर से कार्बोक्सिलेशन होगा इसी में C3 साइकिल को वापस चलाने के लिए। तो बोलने का मतलब यह है कि C4 साइकिल अपने आप में C3 साइकिल को इंक्लूड करता है। क्लियर, यहां से C3 साइकिल यहां से RUBP से जैसे ही CO2 बाइंड हो गया C3 साइकिल यहां पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। तो ये हो जाएगा पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को हम लोग फिर ट्रांसपोर्ट करवा देंगे मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल से इसको फिर से 2 एटीपी का एनर्जी यहाँ पे स्पेंड करने के बाद ये जो तुम्हारा पायरुविक एसिड है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल वापस से तुम्हारा पीईपी में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। ठीक है, एक बार फाइनल ध्यान से सुनो, पूरा बता रहा हूं। 2 टाइप के सेल्स, मेसोफिल सेल मतलब कि C4 साइकिल चलाने के लिए बेसिकली 2 टाइप के सेल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। एक हो जाएगा मेसोफिल सेल, एक हो जाएगा बंडल स्विच सेल। दोनों ही सेल्स कनेक्टेड रहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। प्लाज्मोडेस्माटा जो रहेगा दोनों ही सेल्स को कनेक्ट किया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से अंदर लेकर के आना है, अंदर लाने के लिए उसका अंदर में एक एक्सेप्टर होना चाहिए। तो अंदर में C4 साइकिल के लिए एक्सेप्टर जो रहता है वो हो जाएगा पीईपी। पीईपी, पीईपी बोलने का मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब कार्बन डाइऑक्साइड को उठाओ, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बाहर से अंदर आता है मेसोफिल सेल में वो वाटर से रिएक्ट करके HCO3- बना लेगा। उस HCO3- को सबसे पहले तुम्हारा एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करेगा क्या चीज, पीईपी। पीईपी HCO3 को एक्सेप्ट करने के बाद ये बनेगा 4 कार्बन का मॉलिक्यूल। 4 क्योंकि पीईपी अपने आप में 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और एक कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन आने वाला होगा तो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बनकर के आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है तुम्हारा फिर से 4 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड। मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड को ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा बंडल स्विच सेल में। बंडल स्विच सेल में आने के बाद इसका फिर से डीकार्बोक्सिलेशन होगा जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड यहां से अलग हो जाएगा और 4 कार्बन का मॉलिक्यूल जो मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड का ये तुम्हारा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से ये प्रोसेस आगे C3 की तरफ कंटिन्यू करेगा जहां से तुम्हारा कार्बोक्सिलेशन होगा, सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन, CO2 का RUBP के साथ बाइंड करवाया जाएगा और C3 साइकिल को कंटिन्यू किया जाएगा।
पायरुविक एसिड जो बना हुआ था उसको ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में जाने के बाद एटीपी का यूज करके यहां पे जो पायरुवेट बना हुआ था उसको वापस से पीईपी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा C4 साइकिल कंप्लीट पूरा। देख लो, जिसको याद ना हुआ हो फिर से बोलो, मैं रिपीट करवाने के लिए रेडी हूं, बट यहीं पे याद होना चाहिए। NADP और ATP एक बार फिर से बता दे रहा हूं। एक बार कार्बोक्सिलेशन हुआ है, वहां पे NADP टूटेगा, NADPH, ठीक है, NADPH टूटेगा NADP और H प्लस में। उसके बाद फिर यहाँ पे तुम्हारा डिकार्बोक्सिलेशन में NADP जो है इसका रिडक्शन होगा, ये H आकर के जुड़ेगा इसके साथ में और बनाएगा एक NADPH। क्लियर? उसके बाद फिर तुम्हारा पायरुविक एसिड जो रहेगा इसको तोड़ना है किसमें? पीईपी में। तब के लिए यहाँ पे 2 एटीपी का एनर्जी और यूज होगा, तो 2 एटीपी का एनर्जी लगा, एक NADPH टूटा और एक NADPH बना। ठीक है, ठीक है। प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन कहां हुआ है? ऊपर वाले सेल में, मेसोफिल सेल में। सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन कहां हुआ है? बंडल शीथ सेल में। क्लियर? क्लियर? चलो, जो चीज नोट डाउन करने के लायक है एक बार नोट डाउन कर लो इसको। क्लियर? क्लियर, गुड, वेरी गुड। मतलब सभी को ये क्लियर हो गया है, याद तो आधे लोगों को हो ही चुका रहेगा। नहीं भी हुआ है तो भाई 2-3 बार रिवाइज मारो, याद हो जाएगा। नहीं तो आखिरी का ये जो 5 मिनट का आज का क्लास है इसको आकर के रिवाइंड में 2-3 बार देख लो। 1.5x, हालांकि 1.5 में क्या देखो, मैं खुद बोलता है 2x के स्पीड में हूं, तो हो सके तो आकर के वापस इसको 2-3 बार रिपीट कर लो। 2-3 बार रिपीट कर लोगे पूरा क्लियर हो जाएगा तुम्हारा C4 साइकिल। ठीक है, एक भी डाउट इसमें से और नहीं बचने वाला। क्लियर? तो ये है कंप्लीट तुम्हारा C4 साइकिल। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल जो रहेगा अब हम लोग देखेंगे कल, और क्या डिटेल देखेंगे। ये हो गया कंप्लीट इतने में। C4 साइकिल के बाद हम लोग थोड़ा सा पार्ट है तुम्हारा C2 साइकिल का, तुम्हारे बुक में छोटा सा पैरा बना करके दिया हुआ है, बट हम लोग उसका ठीक ठाक जितना भी हमारे काम का वो देख लेंगे। क्लियर? और बहुत ज्यादा बचा नहीं है, हार्डली 2 क्लासेस और लगने वाले हैं तुम्हारे। क्लियर है? हार्डली 2 क्लासेस और लगने वाले हैं, तो आज इसको निपटाओ जल्दी, इतने को अच्छे से दिमाग में बिठाओ, याद कर लो, ताकि कल के जो क्लासेस रहने वाले रहेंगे वो तुम्हारे भेजे में प्रॉपरली जाए। ठीक है, इवनिंग वाले क्लास में आज फिजिक्स होगा, अगर पॉसिबल हुआ तो भाई, अब भगवान के भरोसे में है, हो गया। इसी वजह से बायोलॉजी को मैं अभी 3 बजे निपटा दिया, बाकी हो जाएगा क्योंकि मौसम ठीक ठाक लग तो रहा है। अब बोल तो देते हैं, बाकी रात को ही पता चलता है क्या हाल होने वाला होगा। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। C4 साइकिल रिवीजन करके कल एंट्री लोगे बायोलॉजी की क्लास में। ठीक है, और फ्रिक्शन हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिजिक्स वाले क्लास में शाम को। चलो फिर ठीक है।